नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल टोक्के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, नेपाल चला, नेपाल को दहलाया गया, नेपाल में तख्ता पलट कराया गया। पहले मकसद था सोशल मीडिया की बहाली, लेकिन यह मकसद अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे तक हवा हो गया, चला गया। यहां तक सब कुछ ठीक था, लेकिन जब जेनजी प्रदर्शनकारियों ने अपने ही देश की ऐतिहासिक इमारतों को आग के हवाले करना शुरू कर दिया, तो उनकी मंशा पर संदेह होने लगा कि आखिर कोई देशप्रेमी नागरिक या ऐसे नागरिकों का ग्रुप ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बावजूद नेपाल में 3 दिन में ऐसा तांडव देखने को मिला जैसा ना तो श्रीलंका में दिखाई दिया था और ना ही अफगानिस्तान में। बहरहाल नेपाल धीरे धीरे ही सही स्थिरता की तरफ लौटने की उम्मीद जगाने लगा है, क्योंकि वहां पर 2008 के बाद आखिरकार हिंदू राष्ट्र की वापसी की संभावना बनने लगी है। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता के हालात यहां तक बने रहे कि बीते 17 साल में 14 सरकारें आईं और गईं, लेकिन नेपाल ज्यों का त्यों खड़ा रहा। वहां पर भ्रष्टाचार चरम पर था, अराजकता का हालिया मंजर हम सब ने देख लिया है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब हिंदू राष्ट्र की पुनर्स्थापना के बाद नेपाल में स्थिरता आएगी? इंडो नेपाल संबंधों का नया दौर लिखा जाएगा या फिर हिंदू राष्ट्र का विरोध करने वाले कुछ समय बाद फिर से छाती पीटकर खड़े होने लगेंगे? विशाल पीछे चली गया देश। नेपाल में इससे पहले व्यवस्था बदली गई थी, व्यवस्था के साथ साथ अवस्था यहाँ की जनता की नहीं हुई। भारत जो मित्र राष्ट्र देश है, हम इसमें सम्मान करते हैं, इससे हम रोजी रोटी खा रहे हैं, हम बहुत बहुत नमन करते हैं देश का। इंडिया तो चाहिए, मेरा इंडिया से रोटी बेटी का संबंध है। हर चीज इंडिया से, मैं मेरा मुल्क में 1 महीना जो खाने के लिए कुछ भी हो 1 महीना चलेगा, तो इंडिया से इधर 11 महीना चलेगा। इंडिया से हर चीज लेके आता हूँ, रोटी बेटी का संबंध है। संतेश कुमार जी, मैं परसों जब नेपाल के एक मेहमान से बात कर रहा था, तब उन्होंने ये बात कही थी पहली बार कि नेपाल एक सनातनी राष्ट्र था और ओली उससे लगातार विमुख रहे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। और अब ओली का भी बयान आ गया, केपी शर्मा ओली का। उन्होंने कहा कि भाई, मैंने राम जन्म अयोध्या इसको खारिज किया था, इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ा, इसी वजह से मैं प्रधानमंत्री नहीं रहा, मुझे भागना पड़ा, वरना मैं अभी कई वर्षों तक और प्रधानमंत्री रहता। अब उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि नेपाल एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र की परिभाषा को रेखांकित करने जा रहा है। क्या लगता है आपको? निश्चित रूप से देखिए, जो बड़ा बदलाव होने जा रहा है उसमें बहुत कुछ है। एक घटनाक्रम नहीं, कोई एक ऐसा इंसिडेंट पिक नहीं कर सकते कि यही रीजन है और इसी रीजन के कारण से पूरा जो मूवमेंट हुआ, बेसिकली जेनजी मूवमेंट, वो है। जैसा आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था और असमानता बढ़ गई थी, बहुत बड़े लेवल पर वहाँ पर चल रही थी। आप जो नेपो किड्स का जो पूरा डिबेट चल रहा है नेपाल में, अब बहुत सारे देशों में चल रहा है, सिर्फ नेपाल में ही क्यों, लेकिन नेपाल में बेरोजगारी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। तो ये बड़ा मुद्दा था युवाओं में, कहीं कहीं जो देखेंगे उसको फॉलो करते हुए जो सोशल मीडिया बैन्स लगे, वो असर रहा। जिसको कहते हैं ना इंस्टिगेट करना, उसको बढ़ाया गया, मतलब पूरे बच्चों को आगे किया जाए, फ्रंट पे किया जाए, यूथ को आगे किया जाए और यूथ उसको लीड करे। और पीछे से बड़ा और चल रहा था, कहीं न कहीं एक बड़ी टीम थी जो इन्वॉल्व थी प्रोसेस में। अब वो लोग कौन से लोग थे, क्या उनका ऑब्जेक्टिव था, क्या कहाँ जाना चाहते हैं, वो समझने की बात है। लेकिन रही बात कि क्या रीजन था, सरकार फेल हुई, इस विषय हमें चिंतन करने की ज़्यादा जरूरी है। जो कोई केपी ओली आज बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या के मुद्दे पे, अयोध्या जन्मभूमि, राम जन्मभूमि के मुद्दे पे ही मुझे आज ये झेलना पड़ रहा है, अगर नहीं तो मैं लंबे समय तक और प्रधानमंत्री रहता। जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, कहीं न कहीं वो दर्शाता है कि उनका स्टेटमेंट आज वो हताशा का स्टेटमेंट है। कहीं कहीं अभी भी वो भारत पे दोषारोपण करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी अभी आज भी वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का नाम लेके वो मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी खुश नहीं थे या भारतीय जनता खुश नहीं थी, इस कारण से यहाँ पे मूवमेंट हुआ, जो कि बहुत बचकानी हरकत जैसी बात लगती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहाँ भारत का कोई इंटरवेंशन है या भारत का कोई रोल है। निश्चित रूप से आप ये बात समझने की कोशिश करिए, वो एक सनातनी राष्ट्र है, ये बात हम सब लोग जानते हैं, इवन केपी ओली भी जानते हैं कि वो सनातनी राष्ट्र है। वहाँ पे साम्यवादी और मार्क्सवादी जो
बॉरोड एक कहते हैं विचारधारा है वो अप्लाई किया गया है। 1990 के बाद जब से आंदोलन चला, बेसिकली जब से माओइस्ट मूवमेंट चला, आपको अगर इतिहास बताएं तब से लेके माओइस्ट मूवमेंट 2006 तक आप देखेंगे वो दौर था जब तक उनको लगा कि हम यहाँ रिप्लेस कर देंगे और डेमोक्रेटिक शासन छोड़िए माओइस्ट शासन ले आएंगे। ठीक है जी, मैं लौटूंगा आपके पास संतेश कुमार जी। घनश्याम तिवारी हमारे साथ हैं। घनश्याम तिवारी जी, जैसा संतेश कुमार कह रहे हैं कि आधारहीन बात है जो भारत को वो वजह बता रहे हैं केपी शर्मा ओली, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर इनडायरेक्टली और डायरेक्टली दोनों तरीके से ये कहा है कि मैंने राम के जन्म को अयोध्या में होना खारिज किया था, इसी वजह से ये खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। यानी कि वो भारत को वजह बता रहे हैं उनके नेपाल में जो कुछ हुआ। क्या आप इसे सही मानते हैं? क्या वो वाकई में आधारहीन बात कर रहे हैं या इसके पीछे कोई आधार दिखता है आपको? नमस्कार आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। पहली बात, जो नेपाल में हुआ और हो रहा है उसके अनेक बिंदु हैं, तो मैं उसे किसी एक धुरी पर नहीं देखता। ये सही है कि वहाँ पर बेरोजगारी है, वहाँ पर लोगों में असंतोष है, बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। नेपाल में लगातार पिछले एक दशक में आप देखिए तो तरह तरह से अस्थिरता रही है, चाहे वो संविधान को लेकर अस्थिरता रही हो या अन्य दृष्टिकोण से अस्थिरता रही हो। ऐसे में जो प्रधानमंत्री जी ने इस्तीफा देना पड़ा केपी ओली, वो क्या कह रहे हैं वो शायद इस क्राइसिस का पहला अध्याय हो सकता है, लेकिन उसमें पूर्ण सार नहीं देखा जा सकता। तो मैं नहीं मानता कि किसी एक को दोष दे करके वो अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं। ये उनकी जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री के रूप में कि युवाओं को रोजगार देते, वो उनकी जिम्मेदारी थी कि जिस तरह का भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार पर नियंत्रण करते। मैं सिर्फ भारत के सिलसिले में के दृष्टि से ये कह सकता हूँ कि भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि अनेक राज्य हैं भारत में जिनकी सीमा नेपाल से जुड़ी हुई है, अनेक जिले हैं, और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि नेपाल में कैदियों को रिहा कर दिया गया है, बिहार में चुनाव है, इस तरह के अपराधी यदि बिहार में आते हैं या अन्य राज्यों में आते हैं तो उससे राज्यों की सुरक्षा, लोगों की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी ने आपने बहुत जायज़ चिंता जाहिर की है और कुछ कोशिशें ऐसी हुई हैं जो सटे हुए सीमावर्ती इलाके हैं उसमें कोशिशें हुई हैं। कुछ कैदियों ने भारत में दाखिल होने की कोशिश की है लेकिन उनकी कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। खेमचंद्र आचार्य हैं, हिंदू सोशल एक्टिविस्ट हैं, नेपाल से हमारे साथ काठमांडू से जुड़ रहे हैं। खेमनाथ आचार्य जी, अब जिस तरीके से ओली के बयान का मैं एक बार फिर जिक्र करूंगा कि उन्होंने कहा कि भारत का विरोध करना, राम का विरोध करना मेरे अपदस्थ होने का कारण बना, मेरे भागने का कारण बना, मैं प्रधानमंत्री नहीं रहा केवल इसी वजह से। क्या भारत विरोध की वजह से ही बालेन शाह भी पीएम की दौड़ में पीछे हो गए? अचानक से सुशीला कार्की का नाम कैसे सामने आ गया? कुलमान घिसिंग का नाम कैसे सामने आ गया? क्या ये भी भारत प्रेम और भारत विरोध से जुड़ा हुआ मामला है? मुझे ऐसा नहीं लगता है। वास्तव में अभी भी मुझे सुनने को मिला है एक ही कारण से ये सारा परिस्थिति निर्माण नहीं हुआ है। सबसे पहले तो बड़ा भ्रष्टाचार था, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खाई था वो कोई व्याख्या से नहीं कर पाएंगे। दूसरा है महंगी था। तीसरा क्या है कि ये जो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के फैमिली के लोग थे वो विलासिता के जीवन जिस तरीका से जी रहे थे वो बहुत बड़ा फैक्टर था। और दूसरा फैक्टर क्या था कि नेपाल का जो पहचान है, जो संस्कृति है, जो आइडेंटिटी है, वो सनातन हिंदू राष्ट्र था, उसको इन्होंने नजरअंदाज करके रद्दी के टोकरी में फालने का जो काम कर दिया वो भी बहुत बड़ा फैक्टर था। और देश में युवा लोग नहीं थे, सारा युवा बाध्य होकर प्रवास में जाने की परिस्थिति इन्होंने निर्माण कर दिया था, वो भी फैक्टर था। और यहाँ जो राज्य चल रहा था वो रेमिटेंस के कारण से ही चल रहा था, वो भी कारण था। इस सब कारण के बीच में इन्होंने सबसे बड़ी कारण क्या था कि जो 30 से लेकर 15-18 साल के बीच के जो लड़के थे इन्होंने कोई वैचारिक दृष्टि से देखा ही नहीं। इनको 12 पास करो या और विदेश में जाओ, विदेश में जाकर भाड़ा मोलो या जो भी करो, क्योंकि तुम्हें नेपाल में पॉलिटिक्स करने का या तो राजनीति करने का कोई चेतना तुम्हारा नहीं है, तुम ऐसे करके इस तरह के इस तबका को इन्होंने जो नजरअंदाज कर दिया। ये कांग्रेस और कम्युनिस्ट यानी केपी ओली के सरकार अभी लीड कर रहे थे, इन्होंने सबसे बड़ी तो यही 65 जो फैक्टर थे वही का विस्फोट का परिणाम है। और इसी में जो जितने युवा लोग थे इन्होंने जो ये डिमांड करके महंगी, भ्रष्टाचार, ये सारा चीज को लेकर सड़क में आ गए। इनके कांध में किसी ने जो शक्ति है उन्होंने बारूद बनकर इनको पड़काया, बस वो बहुत बड़ी विषय है। इसमें कोई घुसपैठिया आ गया है,
बाद में शांतिपूर्ण प्रदर्शन। शांतिपूर्ण प्रदर्शन में कोई घुसपैठिया आ गया, यानी कि आप इशारा कर रहे हैं कि बाहरी ताकतें या विदेशी ताकतें रहीं। सुशील सिंघल जी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भले ही स्वदेश का भी हो सकती है। ठीक है, सुशील सिंघल जी एक्स डिप्लोमेट हमारे साथ हैं। सुशील सिंघल जी, लेकिन सवाल यह है कि अगर भ्रष्टाचार की वजह से जेनजीज का आंदोलन इस हिंसा पर उतारू हो गया तो काठमांडू का हिल्टन होटल क्यों फूंक दिया, वहां की ऐतिहासिक धरोहरों को वो क्यों फूंक रहे हैं, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं? मैं जिस तरीके से खेमनाथ आचार्य कह रहे हैं कि कोई अराजक तत्व भी इसमें बीच में आ गए, क्या इस आशंका से इनकार कर सकते हैं आप? बिल्कुल, आई थिंक ये जो पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी हद तक है, क्योंकि जिस तरह से जेनजी के लीडर्स बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं, तो लगता नहीं, मेरे को नहीं लगता कि जेनजी के लीडर्स या जेनजी के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने ये काम किया हो जलाने का। एक जब पहले रोज़ गुस्सा था, जब जिस तरह से पुलिस कार्रवाई हुई और पुलिस ने डायरेक्टली उनके ऊपर अटैक किया। अभी तक खैर ये साफ नहीं हो पाया कि किसने ये आदेश दिया था, जब इंक्वायरी होगी तो पता लगेगा मेरे ख्याल से। लेकिन वो एक आक्रोश था उस वक्त जो हुआ, मेरे ख्याल से तब तो वो एक पूरा मॉब का था, या मॉब कह लीजिए उसको, या आंदोलनकारी कह लीजिए, जिन्होंने ये कार्रवाई की, पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने पकड़ा और उनके साथ में जो हुआ। लेकिन ये जो उसके बाद में सेकंड फेज जो हुआ, जिसमें कि बिल्डिंगों में आग लगाई गई, वो मुझे नहीं लगता कि ये जेनजी यंगस्टर्स इन्होंने किया है। ये कुछ और तत्व आ गए उसमें, क्योंकि आज उनके जो जेनजी लीडर है उनका स्टेटमेंट भी आया है कि हमारे यहाँ डिवीजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन को रखना चाहते हैं, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। तो और वो ये भी कह रहे हैं कि अभी हम कैपेबल नहीं है लीडरशिप लेने के, क्योंकि हमें मैच्योरिटी नहीं है, समय लगेगा। तो जिस तरह की वो मैच्योर बातें कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अपने उम्र से ज्यादा मैच्योरिटी वो लोग दिखा रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो ओल्ड पॉलिटिकल क्लास है उसको हम नहीं यहाँ पर चाहते हैं, इनको लीडरशिप रोल में नहीं चाहते हैं, और हमें नई लीडरशिप चाहिए। और जैसे अभी आपने नए कई नाम दिए कि अलग अलग लीडरों से, जैसे भी अभी खबरें आ रही हैं कि वहाँ के नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो भी बात कर रहे हैं, उनके आर्मी चीफ हैं वो भी लीडर्स हैं, जो जेनजी के लीडर्स हैं या और पॉलिटिकल क्लास है, उनसे उनकी बातचीत चल रही है। तो अभी तक शायद सहमति नहीं हो पाई है कि नामों के ऊपर कि कौन उसमें लीडर होंगे, लेकिन जेनजी का बहुत मेरे ख्याल से लीडर्स का और उनका पूरा मानना है कि ओल्ड पॉलिटिकल क्लास जो है उसको वो नहीं चाहते लीडरशिप रोल में। तो ये बहुत क्लियर है उसमें जो है। ठीक है, और वो सजग है कि कुछ और तत्व उनके नाम पर कुछ काम करने की, कुछ उपद्रव करने की कोशिश कर रहे हैं जी, जिसके लिए वो बहुत सजग हैं और उसके बारे में वो बातचीत भी कर रहे हैं। ठीक है, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, तो क्या ये सारी हिंसा, ये सारी अराजकता, ये पूरा आंदोलन नेपाल को हिंदू राष्ट्र का सम्मान वापस दिलाने के लिए हुआ है? नहीं, देखिए अनुराग जी, ऐसा मैं एकदम से नहीं कह सकता, लेकिन इसका एक पहलू तो है कि हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र नहीं रहे, इसके लिए कम्युनिस्टों ने वहां जिसको कहते हैं ना कि हिंसक आंदोलन किए, लगातार वहां हिंसक आंदोलन हुए और राजा को सत्ता से हटाया गया। कई बार ये लगता भी है, हम सब ये मानते हैं और निजी तौर पर मैं भी मानता हूं कि राजशाही नहीं, लोकशाही से बेहतर कुछ नहीं होता, लेकिन अगर लोकशाही में कम्युनिस्ट सत्ता में होते हैं तो किसी देश का क्या हाल होता है, उसके लिए चाइना और कोरिया जाने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्थ कोरिया, बगल का हमारा नेपाल जो एक हिंदू देश था तो क्या स्थिति थी, और जब ये फ्रॉड सेकुलरिज्म वहां हावी हो गया, कम्युनिस्ट कंट्री हो गई, तो क्या हुआ? कम्युनिस्ट पार्टियां और जो नेपाली कांग्रेस, इन दोनों ने जिस तरह से सरकारें चलाई पिछले कुछ वर्षों में, आपस में अदल बदल कर सरकार चलती रही। यानी चलो कोई बात नहीं, मिली जुली सरकार चला लेंगे, अच्छा चलो कोई बात नहीं, तीसरे नंबर वाली पार्टी सरकार चला लेगी, अच्छा चलो कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री 1.5 साल के लिए तुम बन जाओ, 1.5 साल के लिए हम बन जाएंगे। तो नेपाल के युवाओं को क्या लगा, नेपाल की जनता को क्या लगा? ये सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार, कोई काम धाम नहीं करना, लेकिन दुनिया भर के पैसे आ गए, उनके बच्चे अय्याशी कर रहे हैं, दुनिया भर की शाही सुख सुविधाएं, जो नेपो बेबी, नेपो किड्स, जो वहां हैशटैग चला, मूवमेंट चला, और बिना किसी संकोच के वो दिख रहा है कि उसके बाद उसमें फॉरेन हैंड शामिल हुए, क्योंकि अमेरिका और चाइना का वो हमेशा प्लेग्राउंड रहा है, उनकी खुफिया एजेंसियां वहां एक्टिव रहती हैं। जो वहां भूकंप आया था
भारत ने तो सीधी सीधी मदद कर दी थी, लेकिन जो दूसरी जो फॉरेन हैंड्स उसमें शामिल हुई, उन्होंने वहां पर उस अवसर का इस्तेमाल किया और ये कहा जाता है कि उस वक्त अपने लोग खड़े किए। और आज इसीलिए जब एक इंटरिम गवर्नमेंट की बात आ रही है तो एक बड़ा वर्ग है जो जेनजी मूवमेंट से जुड़ा हुआ है, वो इसके साथ खड़ा होता है। आप बात करेंगे तो ज्यादातर लोग उसी के साथ दिखेंगे, लेकिन बीच में उसी में आवाजें आती है कि नहीं नहीं, हम तो सुशीला कार्की को नहीं बनने देंगे। क्यों नहीं बनने देंगे? क्योंकि उनका बीएचयू से वो पढ़ी हैं, यहाँ उनका अपना रिश्ता है, उनसे बात करिए तो वो जो कुछ अभी तक उनका बयान आया कि भारत तो हमारे लिए घर जैसा है और भारतीयों के लिए नेपाल घर जैसा है, तो जो वो हिंदू रूट्स हैं, हिंदू संस्कृति है, हिंदू विरासत है, उसको काटने की कोशिश है। और मैं फिर कह रहा हूं, कम्युनिस्ट रिजीम का ज्यादातर अंत तानाशाही में होता है और उनके खिलाफ जो खड़े होते हैं वो अल्ट्रा कम्युनिस्ट होते हैं, जो हिंसा आप देखिए ना। वरना भला कौन जेनजी अगर मूवमेंट है तो कौन अपने देश के सारी संपत्तियां खराब करेगा? उनको पता लगा कि हिल्टन में शायद ओली जी का हिस्सा है तो चले गए हिल्टन जलाने। राष्ट्रपति भवन क्यों जला दिया? क्यों सर्वोच्च न्यायालय जला दिया? सिंह दरबार क्यों जला दिया? जेल से कैदियों को क्यों छुड़ाया जो अपराधी थे? क्यों? मतलब चुन चुन कर उन्होंने हमला किया। पूर्व प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेताओं को मारा, एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जला दिया। ये अराजक लोग इसमें शामिल हुए, जो आमतौर पर होता ही है। लेकिन मेरा मानना है कि नेपाल के नौजवानों की जो इच्छा है उसका सम्मान होना चाहिए और नेपाल के नौजवानों को भी तय करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इंटरिम बनाइए, चुनाव कराइए, चुनाव से सत्ता परिवर्तन जो होना है वही सही रास्ता है। ठीक है पंकज शर्मा जी, तो ये इतना तो तय है कि पिछली सरकार ओली की जो थी वो सनातन से पथभ्रष्ट हो गई थी और भारत विरोध की बात तो ओली स्वीकार कर ही चुके हैं। तो अब जो अगली सरकार होगी, अब जो अगला प्रधानमंत्री होगा, वो जैसे भी चुना जाए वो भारत विरोधी नहीं होगा और राष्ट्र को वापस सनातन की राह पर लाएगा, इतना तो तय हो चुका है। ये मूल कारण है भ्रष्टाचार, मूल कारण है बेरोजगारी, मूल कारण है आर्थिक असमानता। ये अपने निकम्मेपन और नाकारापन को किसी और पर डाल देना कि चूंकि मैं सनातन पर चल रहा था, चूंकि मैंने राम मंदिर के आंदोलन के बारे में कुछ ऐसी बातें कही जो फेवरेबल नहीं थी, इसलिए मुझे जाना पड़ा, ये बेकार की बात है। भारत किसी भी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में कभी दखल नहीं देता है और ये हमारी एक सोची समझी नीति है। लेकिन ये बात सही है कि ओली ने भारत से नेपाल के जो पारंपरिक संबंध हैं उनकी अवहेलना की। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 साल हो गया, भारत की यात्रा तक नहीं की और उनका जो भारत विरोधी रुख था वो जग जाहिर है। वो चीन के बेहद नजदीक थे और चीन के इशारे पर काम कर रहे थे। तो आप अपने पड़ोस में भारत जैसी विश्व शक्ति को आंखें दिखाएं और फिर सोचें कि आप चैन से रह लेंगे, तो ये भी आपकी खामख्याली है। लेकिन भारत का इस पूरे मसले में कोई हाथ नहीं है, कोई सीधा परोक्ष या प्रत्यक्ष हाथ नहीं है। आप देखिए भ्रष्टाचार जिस तरह का था, सब जानते हैं। जिस तरह की आर्थिक असमानता नेपाल में पिछले कुछ वर्षों में हुई थी और 2008 के बाद जिस तरह की अस्थिर राजनीति वहां हो रही थी, 14 सरकारें बदल गई थी, तो जो आज की युवा पीढ़ी है उसके मन में इस बात का क्षोभ होना स्वाभाविक है। और ये कोई एक दिन में उत्साह फूट कर सामने नहीं आया, परत दर परत ये जमता रहा और उसी का नतीजा नेपाल आज भुगत रहा है। दुनिया के किसी भी देश में जब भी भ्रष्टाचार चरम पर होता है, जब भी बेरोजगारी चरम पर होती है, जब भी आर्थिक असमानता समाज में चरम पर होती है, जब भी इस तरह की सरकारें आती हैं जो अपनी मनमानी चलाती हैं और जनता की अनसुनी करती हैं, तो अंततः उन देशों को यही नतीजे भुगतने पड़ते हैं। ये होता रहा है, इतिहास में होता रहा है और आगे भी जहां जहां जिस देश की सरकारों ने इस तरह की कोताही की वहां वहां ये दृश्य देखने को मिल सकते हैं। तो ये नेपाल की असली मुसीबत है। उसको ये सनातन के चोगे में डालना, राम मंदिर से जोड़ना कि उसका समर्थन किया या नहीं किया, ये बेकार की बातें हैं। ये आड़ लेना है, ये असली मुद्दों से ध्यान हटाना है। असली मुद्दे कुछ और हैं, लेकिन ये सही है कि भारत एक विश्व शक्ति है और उसके पड़ोस में रहकर आप भारत विरोधी इस तरह की हरकतें अगर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है।
ठीक है राकेश उपाध्याय जी, तो फिर क्या इस बात को सच माना जाए कि नेपोटिज्म के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए, विदेशी ताकतों के दबाव से ध्यान भटकाने के लिए ओली इस तरीके की बात कर रहे हैं, या फिर सच है? क्योंकि भारत विरोध में हमने देखा किस तरीके से वो जब जिनपिंग से मिले तो लिपुलेख की उन्होंने बात की, और भारत विरोध की श्री राम की तो बात वो ओली कर ही चुके हैं। तो क्या वाकई में भारत विरोध नेपाल का बढ़ता जा रहा था, वो भी एक बहुत बड़ी वजह है, या फिर सिर्फ ये बातें इसलिए की गई क्योंकि मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका सके? देखिए, इसका उत्तर समझने के लिए लेफ्ट पार्टीज के गठन को समझना पड़ेगा। हाँ, अब आज विवेक श्रीवास्तव जी नहीं है हमारे साथ। मेरी मुलाकात बाबूराम भट्टाराई से बहुत गहरी हुई थी। हाँ। दिल्ली में हुई और कई राउंड मेरी उनकी चर्चा हुई। उन्होंने मुझे इंडिकेट किया था कि नेपाल में तख्ता पलट, राजशाही की समाप्ति, हिंदू राष्ट्र की समाप्ति, और लेफ्ट का जो माओवाद है उसका नेपाल पर कब्जा, इसकी सारी रणनीति तो दिल्ली में बनी थी, और उसमें जेएनयू का भी एक धड़ा शामिल था। ये धड़ा ऐसा है जिसका सपना तिरुपति से पशुपति तक एक रेड कॉरिडोर का था, और इसकी रणनीति जब ये बाबूराम भट्टाराई 84-85 में जेएनयू के स्टूडेंट थे, पीएचडी कर रहे थे, तब यहां बना रहे थे जी। और उसी समय एक ग्रुप नक्सलिज्म कैसे भारत में बढ़े उस पर काम कर रहा था वामपंथियों का, और एक ग्रुप ने चाइना के सपोर्ट से कैसे हम नेपाल को कब्जे में लें। और ये काम 90 के डिकेड्स में इन लोगों ने मिल करके, इसमें ये ओली भी शामिल था, ये प्रचंड भी था, और बाबूराम भट्टाराई भी थे। सारे ग्रुप ने हथियार चाइना से उठाए, और ये सारी सप्लाई जो है न केवल नेपाल के गरीब इलाकों को हुई, ये पूरी तिरुपति से लेकर पशुपति तक पूरा हथियार बंदी और हथियार का फैलाव बाकायदा लेफ्ट के, भारत के जो लोकतांत्रिक चेहरा पहन करके यहाँ घूम रहे हैं और जितने लिबरल हैं, ये सब इसमें शामिल थे। और इन्होंने योजना पूर्वक आज तक 2001 5 जून को जो घटना घटी नारायण हिती महल में नेपाल में, जिसमें पूरा राज परिवार साफ कर दिया गया, उसके बारे में उसका एक्सपोजर ही नहीं हो पाया कि किसने मारा। कहा कि राजा के बेटे ने ही मार दिया, कोई प्रेम कहानी आ गई, फिर कहा ज्ञानेंद्र शाह ने मरवा दिया। आज तक क्लियर नहीं हुआ पिक्चर। ये सब लेफ्ट की साजिश थी, चाइना की साजिश थी, महाराजा को समाप्त किया, क्योंकि राजा होने से ही हिंदू राष्ट्र था। राजा समाप्त हो गया, हिंदू राष्ट्र खत्म हो गया। अब जो भारत की स्थिति है, भारत ने नेपाल को लेकर के, चूंकि 2004 में यहां जो सरकार बनी थी, क्षमा करिएगा, जिनको तकलीफ होगी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, अभी बालचंद्र कांगो जुड़े नहीं है। इस सरकार जो 2004 में सरकार बनी थी, उसने कभी नेपाल के मामले में भारत के हितों पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया। मुझे याद है, मैं उस समय जर्नलिज्म में बहुत एक्टिव था। 2008-9 में प्रचंड लगातार घूम रहे थे दिल्ली में, शरद यादव जी, मैं भी कई बार उस रिपोर्टिंग में शामिल था। ये लगातार मीटिंग हो रही थी, क्योंकि 7 पार्टी अलायंस हुआ था, और उसके बाद लगातार खींचतान चल रही थी। एक मुद्दा जो फंस गया था कि क्या हम हिंदू राष्ट्र को रखें या सेकुलर राष्ट्र डिक्लेयर करें। प्रचंड ने लाइन खींच दी, नहीं सेकुलर होगा। लेकिन भारत में एक ग्रुप ऐसा था जो कांग्रेस के भीतर भी था और कांग्रेस के बाहर भी था। उसमें मैं महाराजा कर्ण सिंह का नाम लूंगा। उन्होंने कहा कि हम चाहें तो महाराजा ज्ञानेंद्र को लेकर एक डाउट है, उनके बारे में संदेह है, उनकी छवि अच्छी नहीं बन रही है, तो उनके पौत्र को, क्योंकि बेटा पारस है, वो भी जरा डाउटफुल है, तो उनका जो पौत्र है जिसका नाम है हृदयेंद्र वीर विक्रम शाह, जो आज की तारीख में जैन जी का नायक है, जो आज की तारीख में 22 साल का है, और उस समय वो 4 साल 4.5 साल का था। महाराजा कर्ण सिंह ने सूत्रों के हवाले से कहा था कि उसको हम एक सेरेमोनियल चीफ ऑफ द स्टेट किंगडम बना दें, जैसे इंग्लैंड में है, लंदन में है, कि महाराजा महारानी जो है वो चीफ होते हैं, बाकी डेमोक्रेसी अपना काम करती है। लोकतांत्रिक सरकार निर्वाचित होगी, राजा भी बना रहेगा और सरकार भी लोकतांत्रिक ढंग से चलती रहेगी। लेकिन प्रचंड ने ये नहीं होने दिया, और प्रचंड ने यही नहीं, जो भी आवाज भारत के फेवर में नेपाल में खड़ी हुई, प्रचंड ने उसको दबा दिया। बाबूराम भट्टाराई को बाहर कर दिया, क्योंकि जो भारत के समर्थन में बोलेगा उसको हटाएंगे। ये तो चाइना की एजेंटी करते करते, और ये खुद बड़े गरीब परिवार से आए,
अब आज कहते हैं ना ब्राह्मण ब्राह्मण ब्राह्मण, अरे कम्युनिस्ट कहां से ब्राह्मण हो गया? अरे इन्होंने तो सनातन धर्म और ब्राह्मणत्व के सारे सिद्धांतों को जब ये तिलांजलि दे देते हैं तब ये कम्युनिस्ट बनते हैं। यही ओली का हाल है। अब क्या रहा, राम का समर्थन, राम जन्मभूमि गए नहीं इसलिए हटा दिया। हमारे पुरखों ने हमको बताया है, जाके प्रिय न राम बैदे ही तजिए ताहि कोटि बैरी सब जदपि परम स्नेही। राम के विरुद्ध हो तो तुम्हारा तो अस्तित्व न यहां बचेगा और न आसमान में बचने वाला है। इसको अच्छी तरह समझ लो। लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत समर्थन कर देगा, नेपाल बचेगा। नेपाल को चाइना के और अमेरिका के चंगुल से बचाने के लिए हमें डिप्लोमेटिक वे में सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। नेपाल के हिंदू राष्ट्र, हिंदू चरित्र के स्वरूप को, मैं बस अंतिम बात कह रहा हूं, बाबूराम भट्टाराई ने यहां दिल्ली में हिंदू को इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा हिंदू राष्ट्र को लेकर, नेपाल के हिंदू चरित्र को लेकर हम नया डिस्कशन करेंगे और उसको बहाल कराएंगे, लेकिन हमें समर्थन चाहिए। ये समर्थन आज दिया जाए और नेपाल के पूर्व चरित्र की बहाली हो, यही उसका रास्ता है। ठीक है घनश्याम तिवारी जी, तो क्या कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जैसा राकेश उपाध्याय कह रहे हैं और बाकी हमारे गेस्ट की भी यही राय आई, कि वामपंथी सोच ने नेपाल को बर्बाद कर दिया? मुझे तो आश्चर्य होता है जब लोग सीधी बात को इतना घुमा देते हैं कि वो अपने ही तर्कों में फंस जाते हैं। ये चाइना की एजेंटी की बात करते हैं। अभी पूरी भारतीय जनता पार्टी चाइना की परिक्रमा करने की कोशिश कर रही है। सारे लोग अरे भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, वो भारत सरकार है। आप देखिए, आप भाजपा के लोगों से बात करिए। आपके बीच में नहीं बोल रहा था। वो भारत सरकार है। हमारे प्रधानमंत्री वहां गए। एक इकोनॉमिक रिलेशनशिप हर देश के हो सकती है। घनश्याम जी, वो डिप्लोमेसी, वो चाइना की एजेंटी भारत कर रहा है। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप इस तरह की बात मत करिए, हल्की बात बोलिए, हल्की बात समय पर बोलिए, वाहियात प्रवचन मत दीजिए, अपने समय पर। अरे हल्की बात मत करिए। अच्छा राकेश जी, समय पर बोलिए। वाहियात प्रवचन क्यों दे रहे हैं भाई? आप अपने आपको राजशाही चाहिए, आपको जाति की सवर्ण व्यवस्था चाहिए। ठीक है, सुनिए घनश्याम तिवारी। अरे तुमने कह दिया भारत जो है अमेरिका व चाइना का एजेंट हो गया। बदतमीजी तुम कर रहे हो। अरे ये बकवास कर रहे हो यहाँ बैठकर। अच्छा, तुमने पूरे देश को कह दिया चाइना के एजेंट। तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी पूरे देश को चाइना के एजेंट बोलने की? घटिया और बदतमीज लोगों से बहस नहीं कर सकता ये, जिन्होंने अपने समय पर बोलने की कोशिश नहीं है। बेवकूफ और मूर्ख। अच्छा नहीं, इस तरीके की राकेश जी, मैं आपत्ति दर्ज कर बात बोल रहा है। राकेश उपाध्याय जी, मैं आपत्ति दर्ज कर रहा हूं। आप इस तरीके की भाषा, शब्दों के चयन में कम से कम सही। अरे भारत को चाइना के एजेंट बोल दिया। अच्छा ठीक, मैंने आपत्ति दर्ज कराई। भारत का नागरिक होने योग्य है। बीजेपी बोला, उन्होंने बीजेपी बोला, मैं उस पर आपत्ति दर्ज करा चुका हूं। भारत सरकार है, बीजेपी नहीं। वही मैं कह रहा हूं, भारत सरकार गई है चीन, बीजेपी नहीं गई। ठीक है बीजेपी नहीं जाती। ठीक है, करेक्शन। घनश्याम नहीं पता तो बहस मत आया करो। अच्छा ठीक, घनश्याम जी बात पूरी कीजिए। इतना नहीं पता बहस में बैठ जाएंगे। ठीक, अरे आप शांत हो जाइए सर। इंसान बहस में गुंडागर्दी पे आ जाए, अपने तर्क अपने समय पर नहीं बोले तो दिखाई देता है कि पूरे देश को तुम इतना आरोप लगा रहे हो, एजेंटी बता रहे हो चाइना की। इसीलिए राकेश जी निवेदन, अच्छा मुद्दे पर आइए, घनश्याम जी मुद्दे पर आ जाइए। राकेश जी से बात बीच में ना बोले, उन्हें बोले बीच में ना बोले। हाँ ठीक है, अब आप मुद्दे पर आइए। देखिए, जहां तक ये शुरू से इस बहस में आपके दर्शकों को साफ देख लिया कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, जिस तरीके से मुट्ठी भर पूंजीपति और मुट्ठी भर नेताओं के बच्चों ने तरह तरह की संपत्तियां जुटाई और उससे बिना काम किए अर्जित किया, उससे बहस में सामने आ गई। लेकिन तब भी कुछ लोग इस बात को घुमा रहे हैं। सवाल यह है कि नेपाल कितना बड़ा है? नेपाल मणिपुर से लगभग 8 गुना बड़ा है साइज में, और नेपाल मणिपुर से लगभग 8 गुना बड़ा है जनसंख्या में। पिछले 3 सालों में मणिपुर में ये जो हिंदू राष्ट्र का प्रवचन अभी दे रहे थे, क्या यही कारण नहीं थे कि जो मणिपुर में जिस तरीके से हिंसा हुई, वहां पे बीरेन्द्र सिंह थे। पिछले 3 सालों में मणिपुर को कहां से ले आए? ये तो आंदोलन जो नेपाल में कर रहे हैं वो भी हिंदू राष्ट्र की बहस कर लीजिए। आइए मणिपुर में करते हैं, प्रवचन देने आते हैं, उन्हें अरे मणिपुर में बहस करो। राकेश जी मैं बात कर रहा हूं, करना चाहिए कि वो दर्शकों को गुमराह करने नहीं आ रहे हैं, एक सार्थक बहस का हिस्सा होने आ रहे हैं। अच्छा घनश्याम जी बात पूरी हो गई आपकी? एक और सर, देखिए आपने डिबेट बुलाई नेपाल पर, और आपका मुद्दा है नेपाल के हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर। मैं अपने मुद्दे पर केंद्रित हूं। लेकिन अगर अब यह कहा जाएगा कि भारत सरकार चाइना की एजेंटी कर रही है, तो क्षमा करिएगा, मैं किसी डिबेट में शामिल नहीं होऊंगा। और फिर आप पहुंच जाइए मणिपुर। अरे आपके पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैं, भाजपा से आप निपटिए, हमको उसमें कोई लेना देना नहीं है।
समाजवादी पार्टी में परिवार चल रहा है, वो लोग कमा रहे हैं, कहां पढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने गए, हम तो नहीं बोल रहे। तो अच्छा, जो चाइना में हो रहा है, जो नेपाल में हो रहा है, उसको लेकर के आप मैं जानकार से, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, सुशील सिंघल साहब से पूछ लेता हूं। सुशील सिंघल जी, जिस तरीके से कम्युनिस्ट मानसिकता नेपाल के लिए घातक साबित हुई, क्या उसे हम जब एससीओ समिट में चीन जाते हैं उससे जोड़कर देखा जा सकता है? और इसको जो बात यह है कि नेपाल एक छोटा देश है, बफर स्टेट है, दो बड़े देश बीच में है, भारत और चीन। और नेपाल की जो सरकार है, जो करंट सरकार थी, अभी तक जो थी ओली सरकार, वो कोशिश ये कर रही थी कि एक को दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करें, और वो झुकाव उनका चीन की तरफ बहुत ज्यादा था, क्योंकि उनके अपने उद्देश्य थे। मैं उसके बारे में कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि उन्हें लगा कि शायद नेपाल का नेशनल इंटरेस्ट अगर वो चीन के साथ में जुड़ जाएंगे ज्यादा, तो उनको ज्यादा उसका फायदा होगा। और लेकिन उनको जब वो एससीओ में गए और उन्होंने भारत के खिलाफ चीन को शिकायत की कि वो लिपू लेक पे आप जो ट्रेड रिलेशन मत करिए, तो उनको रियलिटी चेक मिल गया वहाँ पर चीन से ही, कि जब उन्होंने कहा कि ये आपका भारत और ये बायलैटरल मैटर है, ये आपस में सॉर्ट आउट कीजिए, चीन का इस बारे में कोई मतलब नहीं है। तो मेरे ख्याल से ओली साहब को, प्राइम मिनिस्टर ओली को एक जवाब मिल गया कि चीन के साथ बहुत ज़्यादा झुकाव करने का उनको कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ तक, लेकिन असली मुद्दा मेरे ख्याल से इस सब में जो बात हम हो रही है, वो कम्युनिस्ट थे या कोई दूसरी पार्टी थी, लेकिन मेन इशू है कि वो इनकॉम्पिटेंट पॉलिटिकल क्लास निकली। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ओली ने जो आंदोलन हुआ उसको हैंडल किया, वो उनको समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। तो ये दिखाती है कि पॉलिटिकल क्लास की इनकॉम्पिटेंस, कि इनको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आम जनता कितना उनके साथ में नाराज है, और उन्होंने उसको दबाने की कोशिश की, तो ज़ेनज़ी ने उसका विरोध किया और उसको पूरी तरह से उनकी जो भी सोच थी उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से इस पर हमें विचार करना चाहिए कि क्यों हुआ ऐसा। ठीक है हर्षवर्धन जी, ठीक है, मैं लौटता हूं, मैं सुशील जी में लौटता हूं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, लेकिन सवाल यह है कि जब हम नेपाल के हिंदू राष्ट्र की पुनर्बहाली के तौर पर देखने की मांग करते हैं या बात करते हैं, तो आपत्ति दर्ज की जाती है हमारे पैनल के द्वारा। सवाल ये कि ये मांग हमारी नहीं है। नेपाल में आप देखिए, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो जेनजीज हैं, वो भी नेपाल के हिंदू राष्ट्र की पुनर्बहाली के तौर पर होने की बात कर रहे हैं इस वक्त। तो ये आवाज हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए नेपाल को एक बार फिर से, ये आवाज तो नेपाल से उठ रही है। देखिए अनुराग जी, बड़ी मुश्किल ये है कि किसी भी देश की, और नेपाल एक संप्रभु राष्ट्र है, किसी भी देश की जो मूल संस्कृति है उसको नष्ट करना, ये कम्युनिस्ट आइडिया है किसी भी देश की। ऐसा नहीं है कि वो कोई हिंदू देश हो, किसी भी देश में जाते हैं तो सबसे पहले संस्कृति नष्ट करने की बात होती है। सवाल ये है कि क्या राजशाही के समर्थन की बात हम लोग कर रहे हैं? कतई नहीं कर रहे। हम लोग ये बात कर रहे हैं नेपाल की जो मूल संस्कृति है और जिसमें हिंदू रूट्स हैं, वो वापस होना चाहिए। जब हम पशुपतिनाथ की बात करते हैं, जब हम वहां के रिश्ते भारत से कहते हैं, तो उसके मूल में हिंदू रूट है। जब हम राम जानकी की बात करते हैं तो उसके मूल में हिंदू रूट्स हैं। अब सवाल यह है कि ये जो कुछ हुआ, क्या भ्रष्टाचार, इसको सिर्फ हम प्लेन वनीला एनालिसिस कर दें कि नहीं नहीं ये तो भ्रष्टाचार हो गया था, इसको किसी आइडियोलॉजी से मत जोड़िए। ये जितने लोग हैं, और मैं इसको थोड़ा और, जो राकेश जी ने कहा बहुत दुरुस्त बात कही, मैं उसको थोड़ा और चिन्हित कर देता हूं। जितने कम्युनिस्ट हैं ये सब के सब जेएनयू छाप कम्युनिस्ट थे, और ये सब वही हैं जो भारत में भी अप्रासंगिक हो गए। ये तो बंदूक उठा ली, वेजिंग वॉर अगेंस्ट स्टेट, यानी देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा, ये देशद्रोही थे। और या जब ये चुनाव में भी रहे तो आप देखिए देश से इनका सफाया हो गया। क्यों? क्योंकि वो कहा जाता है ना कि बारिश कहीं और होती थी, छाता दिल्ली में खोल लेते थे। तो इनकी समस्या दूसरी है। और फिर मैं कह रहा हूं, ये आंदोलन हुआ, निश्चित तौर पर हर देश में होता है, भारत में भी इसी तरह का भ्रष्टाचार, इसी तरह के नेपो बेबी, इसी तरह के नेपो किड्स। और जरा पूछिए ना, ठीक है हर पार्टी में भ्रष्टाचारी नेता है, हर पार्टी के लोगों को सतर्क रहना चाहिए, लेकिन जरा 2004 से 14 का समय याद कीजिए। 2011 से 14 क्या हुआ था? भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारे देश का नौजवान आया था, उसको जेन जी नहीं कहने की जरूरत पड़ी थी, वो सिर्फ 13 से 28 वाला नहीं था, घनश्याम जी भी भ्रष्टाचारी सरकार जी।
और नरेंद्र मोदी वंशवाद और परिवारवाद के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। इसको जरा अच्छे से समझिए। जो लोग ढाका, कोलंबो और काठमांडू दिल्ली में लागू करना चाहते हैं, दिल्ली अपनी राह चल रहा है। भारत दुनिया के लिए उदाहरण है। हम लोकतंत्र के तरीके से वोट से सत्ता बदलते हैं। ये बंदूक की गोली से क्रांति हमारे यहां नहीं चल पाती है। ठीक है, घनश्याम तिवारी जी, अब कहिए अपनी बात, आप कुछ कहना चाह रहे हैं। 13,000 करोड़ चंदा जमा करके पूंजीपतियों से 10 साल में भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ रही है। मतलब इससे बड़ा जोक देश के साथ कुछ हो नहीं सकता है। जहां पर अमेरिका कह रहा है कि अडानी जी के ऊपर मुकदमा कीजिए, तो भारत सरकार अभी तक समन नहीं दे पाई है, और नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं। देखिए, मुद्दे पर रहते हैं। किसी की चापलूसी कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन भ्रष्टाचार पे इस सरकार में किसी की चापलूसी नहीं की जा सकती। जिस तरीके से सर से पांव तक महंगाई है, आज भारत में बेरोजगारी है और भ्रष्टाचार में इनके अलग अलग सरकारें डूबी हुई हैं। मणिपुर में 3 साल से देश के प्रधानमंत्री हिम्मत नहीं कर पाए हैं कि वो जाकर के वहां पे लोगों से बात कर सकें। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ कोई करना भी चाहे तो नहीं कर सकता, अनलेस वो अपने आंख पर पट्टी बांध ले और सोचने की क्षमता कम कर दे। जहां तक नेपाल की बात है, भारत को सतर्क रहना है। वहां पे जिस तरह की अराजकता है, जिस तरीके से वहां से कैदी निकल के आ रहे हैं, कोई कहीं से अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए कोई कहे कि भारत का इसमें रोल है, भारत को इसका सटीक जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि इस समय विदेश नीति के तौर पर भारत की जो भूमिका है वो अलग अलग जगह पर खंडित दिखाई दे रही है। ऐसे में नेपाल कम से कम भारत का लंबे समय से सवाल है, आपको विदेश नीति अलग अलग मोर्चों पर खंडित दिखाई दे रही है। इस पर मैं संतेश सिंह से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी बात पर कुछ हर्षवर्धन त्रिपाठी कहना चाह रहे हैं। मतलब घनश्याम तिवारी ने पढ़ाई लिखाई एकदम बंद कर दी है और समाजवादी पार्टी की चापलूसी में कौन सा धंधा करते थे, व्हाइट हाउस बनता चला गया। और कितनी बेरोजगारी दर है भारत में, जरा बताइए, दर्शकों को बताइएगा। चापलूसी नहीं करते हो तो बताइएगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आपकी बेरोजगारी दिखाई दे रही है, आप ठीक से बात कीजिए। मैंने आपको न चापलूस कहा, न मैंने कहा कि 13,000 करोड़ का चंदा। तो पीछे का मेन मकसद था अटैक करने का, आग लगाने का, जलाने का, वो यही था। आपने एक बहुत अच्छा सवाल शुरू में पूछा था, विदेश नीति के फ्रंट पे जो चर्चा हो रही थी, चूंकि मैं फॉरेन पॉलिसी का नहीं, अभी भी घनश्याम तिवारी जी ने कहा कि कई मोर्चों पर विदेश नीति जो है वो खंडित है। IR का प्रोफेसर हूँ, IR ही पढ़ाता रहता बच्चों को। तो जहां तक मेरी समझ है, मैं नहीं कह रहा हूं कौन सी गवर्नमेंट ने कितने परसेंटेज तक काम किया और कितना हमारी प्रेजेंस थी, लेकिन बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मेरे पास है। मुझे लगता है पूरा सोल निकल जाएगा बताने में कि किस तरह से पिछले 10 साल में पूरा डायनामिक्स चेंज हुआ है। आप देखिए, कई बार हम बात कहते हैं खंडित हो गई। चलिए मैं घनश्याम जी की बात को ही लेता हूं। खंडित होने के पीछे का उद्देश्य क्या है, रीजन क्या है, आप समझने की कोशिश करिए। आप जैसे जैसे ताकतवर बनते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, वो देश जो आज तक आपको पीछे घुमा रहे थे वो आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। जैसे यूएस कोशिश करता रहा कि इंडिया हमारे पीछे, हमारे ब्लॉक बने, तो भारत कभी नहीं खड़ा हुआ। चाइना के साथ सेम स्थिति, जैसे SCO समिट में आप बोले वहां पे भारत गया या बीजेपी गई, वहां पे अपना जो है लॉबिंग कर रही है, उनके पीछे घूम रही है। तो बात ये नहीं है, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कई बार विरोधियों के साथ बैठकर भी अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो इसका मतलब ये हम कमजोर हो गए बिल्कुल नहीं है, या हम किसी पिछलग्गू हो गए, ये भी नहीं। जब हम ताकतवर होते हैं तो अक्सर अकेले खड़े नजर आते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि हम अकेले हैं। जी ठीक, पाकिस्तान मतलब ढूंढ रहा था। Zee News.